कि गुर्जर समाज के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर काम करते हैं। देखिए ऐसा है, कुछ लोग तो अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, तो हम उनमें से हैं जो अपनों के लिए जीते हैं। जब हम और भाइयों के लिए भी जीते हैं तो अब जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए तो जिएंगे। गुर्जर समाज को एसटी में डाल दिया। देखिए जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे देश तरक्की करेगा तो कोई ना कोई बदलाव तो आएगा। योगी जी का विकल्प उत्तर प्रदेश को मिल सकता है क्या? योगी जी से तो मेरी ज्यादा बातें नहीं हुई, पर मुझे ये पता है कि मोदी जी के होते हुए कुछ कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कांटे की टक्कर इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी मान रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी? मैं नहीं मान रहा कि चक्कर होगा। अब बीजेपी के सामने कोई मजबूती नहीं है। अयोध्या का मामला इन दिनों बहुत ज्यादा है। देखिए मंदिरों में चढ़ावे आते हैं, लोग श्रद्धा से जाते हैं। अब उसको कोई चुरा ले जाए, श्रद्धा वाला तो चढ़ा के चला गया, उसके लिए तो भगवान ने यार, अब भगवान ही अगर किसी को दे रहा है यार, कुछ चोरी करके ले जा रहा, तो उसमें पार्टी का लोगों का क्या दोष? अब मंदिर में जो चोरी की है, चोरी तो होती है, लेकिन जिनने की है उनको सजा मिलेगी। नमस्कार, पॉडकास्ट की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। कहते हैं राजनीतिक गलियारों में कुछ भी स्थिर और स्थायी नहीं होता। हर राजनेता को अपनी जिंदगी में बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर कर अपना एक मुकाम बनाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों को पार करके अपना एक मुकाम बनाया है जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं करतार सिंह भडाना, बीजेपी नेता, सोशल एक्टिविस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा कि बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारी चुनौतियां एक राजनेता के सामने रहती हैं। और जब मैंने आपका जीवन का पूरा पढ़ा परिचय और कितनी चुनौतियां आपके सामने रही, बहुत आसान सफर नहीं था राजनेता के तौर पर आपका। मैं जानना चाहती हूँ स्टार्टिंग से लेकर आपकी जर्नी जो एक राजनेता बनने तक रही और उसमें क्या क्या चुनौतियां अभी तक आपने झेली। चुनौतियां वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राजनीति हम अपने हितों के लिए नहीं करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, उनके अच्छाई के लिए करते हैं, उनके किसी तरह से काम आ सके उसके लिए करते हैं। तो चुनौती तो हम लेते हैं, तो फिर उसमें तो कुछ गिला होना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि हमसे कोई जबरदस्ती तो कराता नहीं है कि भाई आप करिए, लेकिन वही है कि जब ऊपर वाला कुछ कराता है वो करना पड़ता है। अच्छा, राजनीति बाय चॉइस या फिर बाय चांस? नहीं, बस राजनीति करते करते देखते देखते ना राजनीति में आ गए। चॉइस तो ऐसी कुछ थी नहीं है कि भाई हम राजनीति करें, मतलब तो यही था कि लोगों के काम आवे और उनकी सेवा करें। जी। राजनीति को चुनने के पीछे या फिर राजनीति में आने के पीछे क्या कोई ऐसी कोई जर्नी, ऐसी कोई बात, लोगों के लिए काम करना है, ये तो था ही। देखिए उसका एक कारण रहा है कि राजनेताओं से रोजगार के बारे में मिलना भी पड़ता है, बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन जिसके साथ रहें, जिसको हम जिताने का काम करें, जिसके साथ हम मदद करें, वो ही हमारे साथ उल्टा करे, तो उसको देखते देखते ना हम भी उस राजनीति में आ गए अपने को बचाने के लिए। अच्छा, खुद को बचाने के लिए। चलिए, ये तो बहुत ही अलग तरह का आंसर है। और सर मैं जब पढ़ रही थी आपके बारे में, मैंने देखा कि 1996 से आप हरियाणा से एक्टिव हुए राजनीति में, आप पहुंचे। उसके बाद में आपने अपनी पार्टी भी बनाई, फिर आपका विलय भी, फिर पार्टी का टूटना मतलब सेपरेशन भी। ये सब दौर कैसा रहा? पॉइंट वाइज आप हमें जरा बताइए, ये जर्नी कैसी थी आपकी? नहीं, ऐसा है कि मैं तो फरीदाबाद से ही लड़ना चाहता था जी। हमारी राजनीति यहीं से थी, लेकिन हमारा अलायंस बीजेपी बंसीलाल का था। अच्छा। तो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट और था जी, उनका और था, तो यहाँ पे अवतार छोटा भाई भी यहाँ से एमपी लड़ता था। हाँ हाँ जी। तो पार्टी ने कहा कि भाई हम समझौता तभी करेंगे जब करतार यहाँ से नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका भाई लड़ रहा है। अच्छा। अगर भाई यहाँ से नहीं लड़ेगा तो फिर करतार लड़ेगा। तो इस वजह से मुझे वहां जाना पड़ा, एंड टाइम 20 दिन पहले मुझे वहां जाना पड़ा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जब पार्टी आपकी थोड़ा सा बिखर रही थी उस दौर में,
ये भी कहा गया कि आप बहुत करीबी थे लेकिन पार्टी में ही आपको अनदेखा किया जा रहा था, क्या ये सच है? ऐसा नहीं, अक्सर हमने सुना। ऐसी मेरी कभी तमन्ना भी नहीं थी, ऐसी मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, सर हमने देखा है कि गुर्जर समाज के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर काम करते हैं। गुर्जर आरक्षण, जब गुर्जर आंदोलन की हमने बात देखी उस दौर में भी आपको बहुत ही एक्टिव देखा। अब जाहिर सी बात है गुर्जर समाज से तो आप आते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना सपोर्ट और खास तौर पर किसानों के लिए आपका हमेशा रहता है। देखिए ऐसा है, कुछ लोग तो अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं। तो हम उनमें से हैं जो अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं। जहां पे समाज की बात आए तो जब हम और भाइयों के लिए भी जीते हैं तो अब जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए तो जिएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो कम्युनिटी का बुरा नहीं देख सकता कि वहां पे लगेगा कि कोई बुरा कर रहा है ना तो वहां खड़ा होना पड़ता है। अच्छा सर, हमने अक्सर देखा है, हालांकि गुर्जर आंदोलन अब थोड़ा पुराना भी हो गया, या ये कह लीजिए जो आरक्षण के लिए चल रहा था या जो भी आंदोलन चल रहा था उसमें हमने देखा, बट टाइम थोड़ा सा आगे निकल गया है वो, या कह लीजिए कि थोड़ा पीछे छूट गया है। लेकिन आप उस आंदोलन को कैसे देखते हैं आज? अगर आप देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि देखिए हमारा आंदोलन जो भी था समाज का, वो सही और हक की लड़ाई थी, लेकिन कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ने से वो खराब। क्या खराबी देख रहे हैं आप उसमें? खराबी है हमारे को, जो है ना, हमने उसी टाइम का बोला था कि भाई हमें गुर्जर समाज को एसटी में डाल दिया जाए। अच्छा, एसटी में अगर हमको डाल दिया जाता राजस्थान में, तो मीना भाई भी हैं उसमें, हम भी हैं, अगर हम भी उसी में चले जाते तो हम इक्वल हो जाते। पर वहां पे क्योंकि आरक्षण मांग रहे थे कुछ लोग कि भाई आरक्षण दिया जाए, आरक्षण जो है बढ़ाया नहीं जा सकता था, तो जो चीज दी नहीं जा सकती वो मांगने का फायदा नहीं है। तो मैंने उसी टाइम कहा था कि भाई हमें आप चिट्ठी दे दो सेंटर के लिए वसुंधरा जी से कि हम वहां पे जाके अपना एसटी में जो है हम आ जाए। एसटी में अगर हम आ जाते तो समाज का और बच्चों का बहुत बड़ा फायदा हो जाता। एमएलए 15 ज्यादा चुन के आते, ठीक है, हजारों लड़के लग जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया, गलत हाथों में चला गया। तो क्या अब उसके लिए दोबारा से कुछ प्रयास, कुछ प्रयत्न नहीं? अब तो या फिर जब से मोदी जी 14 में मोदी जी आए हैं, जब से तो ऐसा कुछ करने की हमें लगता नहीं है कि भाई अगर जो चीज हमारी मांगने की है तो हमें उम्मीद रहती है कि मोदी जी उसको हमें देंगे। अच्छा, मोदी समाज के लिए देंगे। मोदी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, आजकल के दौर में हम देख रहे हैं काफी लोग सेटिस्फाई नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं, मतलब इस गवर्नमेंट में कई कमी है या फिर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। खास तौर पर आजकल कुछ मुद्दे चल रहे हैं, नीट पेपर लीक मामला है, इसको देखते हुए आपकी राय क्या है? क्या सरकार विफल रही है? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, क्योंकि राजनीति की तरह होती है, लेकिन मैं राजनीति को बिल्कुल सब सीधे तरीके से करता हूँ, टेढ़े तरीके से नहीं करता हूँ। हाँ। सवाल भी टेढ़े नहीं करता हूँ, सीधे के सीधे करता हूँ। तो उसमें यही है कि जो चीजें चल रही है, मेरा मानना यह है कि मोदी जी जब से आए, उनने अभी एक रिकॉर्ड आपके सामने है, हाँ। 12 साल का रिकॉर्ड पुराना थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन एक रिकॉर्ड, कांग्रेस को इस पर आपत्ति थी, वो एक रिकॉर्ड नहीं, मेरे सोच से अभी बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो मोदी जी तोड़ेंगे। अच्छा, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, ओके। तो यानी कि ये जो विवाद चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़कर चल रहे हैं, ये इनमें कोई दम नहीं है। देखिए जब कोई चीज आगे बढ़ती है ना तो कुछ लोग उसको खींचने की कोशिश करते हैं, और वो तो हमेशा से होता है। हाँ, हमेशा। लेकिन जब ऊपर वाला किसी चीज को करना चाहता है ना, उसे कोई रोक नहीं पाता, तो वो होना है जो वो होगा। 29 में हाँ। कुछ नया होगा। और कुछ हिंट आप दे पाए, क्या नया, किस तरह का नया होगा? मतलब कोई ना कोई रिकॉर्ड बनेगा, कोई ना कोई रिकॉर्ड।
1996 से आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, 1996 से लेकर आज हम 2026 में बैठे हैं। राजनीति में किस तरह का बदलाव आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कई जो नेता हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त पहले ज्वाइन किया है, राजनीति में जुड़े हैं, वो कहते हैं अब राजनीति पहले जैसी नहीं रही। तो ये डिफरेंस जो है, क्या आप भी महसूस करते हैं? और अगर नहीं। महसूस करते हैं तो क्या डिफरेंस? नहीं, देखिए ऐसा है कि सच की राजनीति बड़ी मुश्किल होती है। सत्य का मार्ग कठिन है। हाँ, ठीक। सच की राजनीति करने में बड़ा हाँ। दुख उठाना पड़ता है, और हम तो उसकी आदत है हमें। तो हम तो सच की राजनीति पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, तो हमें तो उसमें कुछ फर्क लगता नहीं। लेकिन फिर भी एक कई लोगों का कहना है कि राजनीति में बदलाव जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। ऐसा कोई बदलाव फील कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, तो कोई ना कोई बदलाव तो आएगा। सर, आपने बीजेपी ज्वाइन की। जब आपने बीजेपी ज्वाइन की, आपने जैसे बताया अटल जी, आडवाणी जी, उनका नेतृत्व, उनकी कार्यशैली बहुत ही अलग थी। अब मोदी जी की कार्यशैली, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? जिस तरह से वक्त बदल रहा है उस तरह से राजनीति भी बदल रही है। अच्छा। उनके टाइम में वो राजनीति थी, हाँ। आज के टाइम में मोदी जी वाली राजनीति है। अच्छा। और सच तो ये है कि जब कोई तरक्की की तरफ देश को लेके जाएगा ना, तो उसको खींचने वाले और क्वेश्चन करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। काफी सपोर्टिव हैं आप अपनी पार्टी को लेकर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा कभी होता है, परिवार में भी मनमुटाव होता है हमारा। आप पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं काफी वक्त से। कभी लगा, कभी कोई चीज ऐसी है जो लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा मैंने ज्यादा, क्योंकि अब हमने देखा है कई नेता थोड़ा मुखर होकर बोलने लगते हैं। नहीं, वो मुखर बोलते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। मैं अगर किसी नेता का फोटो लगा लिया ना, मान लो मैं बसपा में चला गया और मान लो मैं फोटो लगा लेता हूँ, मैं कभी फोटो को उतारता नहीं। अच्छा। मैं आज भी आडवाणी जी की, अटल जी का फोटो रखता हूँ। जी जी जी। लेकिन मेरी राजनीति अलग है। मैं जिस तरह से राजनीति होनी चाहिए और लोग करते हैं ना, वो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं प्रभु को जानता हूं। प्रभु जो कराता है, मैं पार्टी के लिए नेता के बारे में क्यों बोलता हूं कि मैं मालिक को जानता हूं। मालिक जो हमें समय दे रहा है, पार्टी को समय दे रहा है, मोदी जी को जो समय दे रहा है, वो कुछ करवाने चाहता है। मतलब कुछ ऐसा कराना चाहता है जो देश के लिए अच्छा हो। काफी आध्यात्म से जुड़े हैं आप। अब उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी जी, ये देखिए, ये बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन है कि राजनेता भी और आध्यात्म से भी इतने जुड़े हुए हैं। मैं सच बताता हूँ आपको कि जो मैं प्रभु से बोलूं वो होता है। अच्छा। क्योंकि आदमी अपनी औकात से ज्यादा तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन जो मांग लेता हूँ वो मुझे देते हैं, मिल जाता है। अच्छा, क्या इतने टाइम से सक्रिय होते हुए लगता है कि कुछ जो मुझे चाहिए था, जो मुझे मिल सकता था, वो नहीं मिला, या मुझे अभी वो और चाहिए, या मैं उसके लिए और एफर्ट्स करूं? नहीं, ऐसा जो मुझे चाहिए तो मिला। जो मैंने मांगा वो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना मिला हो। लेकिन कुछ 20 साल से मैंने मांग लिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया जी जी, कि भाई मैंने प्रभु से यही मांग लिया कि मालिक मेरे कर्ज चुकवा दे, दोबारा ना आना पड़े, सिर्फ ये मांगता हूँ। अच्छा, भडाना जी, कुछ ऐसा भी रहा, कुछ विवाद भी रहे आपके साथ जुड़े हुए, और इन विवादों से आप पार भी पा गए हैं, वो ठीक है। नहीं, मैं कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा हूँ, ना कभी मैं इस बात की परवाह करता हूँ। सही के साथ खड़ा हूँ, सही के साथ खड़ा रहूँ। सर, आजकल आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी बहुत एक्टिव है। यंगस्टर्स उनकी ओर जा रहे हैं, खिंच रहे हैं, और नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, अपना इस्तीफा दे दें। कैसे आप इस पार्टी को देख रहे हैं, और इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, मेरे से ज्यादा समझते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है इस तरह का। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि आगे बहुत कुछ होना है, और मोदी जी के हाथ से इस देश को बहुत आगे जाना है। लोग क्या लगाते हैं, क्या उनको अच्छा नहीं लगता मुझे कोई चीज ना मिले,
तो मैं उसकी बात करने लगूं। सबको सब चीज वक्त पे ही मिलेगी, वक्त से पहले नहीं मिलेगी। लेकिन ये पक्का है कि मोदी जी ये सोच के चल रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि दुनिया याद करे। दुनिया याद करे। जी जी जी, वो कोशिश जो है वो तो दिख भी रही है, लेकिन कुछ लोग, विपक्षी दल तो अक्सर इस वो तरह जो से होता देखो ही है विपक्ष का तो काम कहना, जी, वो तो कहेगा, लेकिन जो होना है वो भी होगा, ये भी पक्का। ये भी पक्का। उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होनी है, और कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं। योगी जी का विकल्प उत्तर प्रदेश को मिल सकता है क्या? योगी जी से तो मेरी ज्यादा बातें नहीं हुई, हाँ हाँ। पर मुझे ये पता है कि मोदी जी के होते हुए कुछ कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इतना विश्वास मोदी जी हर बात में है आपके। एक बात और मैं आपको बता दूं जी, मैं कभी जब मिनिस्टर होता था तभी मोदी जी के दर्शन किए मैंने। अच्छा। अब उसके बाद जब से प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं फोटो में, रैली में दर्शन करता हूँ, लेकिन मिला नहीं हूँ। अच्छा, तो कभी कहा नहीं कि प्रधानमंत्री जी मुझे मिलना है आपसे? प्रधानमंत्री जी तो सबसे मिल रहे हैं, सबसे ना मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। ठीक है। अगर हम देखें, बीएसपी की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान आप बीएसपी के साथ भी जुड़े रहे हैं। बीएसपी अचानक से सिमट कर रह गई है, बीएसपी बहुत एक्टिव नहीं है, या फिर कह लीजिए कि मायावती जी बहुत एक्टिव नहीं दिख रही हैं। क्या वजह इसके पीछे मान रहे हैं? और ये जो चुप्पी है, ये आने वाली इलेक्शन को कितना प्रभावित करेगी? ये जो साइलेंस से, देखिए जी, मायावती की चुप्पी तो हमें फायदा करेगी। जी जी, ये गणित भी जरा समझाएं हमारे। मतलब ये है ना कि अगर मायावती ज्यादा एक्टिव होंगी तो अभी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की वोट काटेंगे। अच्छा, ठीक है। हमारी तो जो कटेगी कटेगी, लेकिन दूसरे की भी काटेंगे। तो वो उनका सोच है, पता नहीं क्या सोच के चल रहे हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में। बीएसपी से आप जुड़े और फिर बीजेपी, बीएसपी में ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ आया? नहीं, बीएसपी कई बार होता है ना, बीएसपी से मैं लड़ा हूं, लेकिन कई बार नई बात बनती है। जी जी, नहीं बन पाते हैं तो फिर आदमी सोचता है कि भाई जहाँ पे क्या कमी देख रहे हैं बीएसपी की? नहीं, ऐसा मैं कमी कुछ नहीं देखा मैंने। अच्छा, वो अच्छी नेता है, मैं किसी की बुराई तो कभी करता ही नहीं जी। और क्या सोच के वो, तो उनके परिवार की बात तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा। कांटे की टक्कर इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, मान रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी और बीजेपी? मैं नहीं मान रहा कि टक्कर होगी। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी तो काफी एक्टिव हैं। देखिए, उनका तो फर्ज है, वो तो अपने आप को एक्टिव करेंगे भी। और वो कोई भी लड़ने वाला तो ये अगर सोचेगा कि तू हारेगा तो फिर लड़ेगा क्यों? गुड आंसर। और इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, अयोध्या का मामला इन दिनों बहुत ज्यादा है, सरकार घिर रही है, और समाजवादी पार्टी या फिर तमाम, देखिए उस चीज का तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि जो लोग नेता थोड़े ही उस काम को करते हैं। अब मंदिर में जो चोरी की है, चोरी तो होती है, लेकिन जिनने की है उनको सजा मिलेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो एसआईटी का गठन किया गया वो भी सही नहीं है, इस्तीफे हो जाने चाहिए थे, बुलडोजर चल जानी चाहिए थी। देखिए, अपोजिशन के लोग तो कहेंगे, उनको तो बहाना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। जी जी जी, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी सफर की, आपकी इस जर्नी की, हमने देखा कि उत्तराखंड, यूपी और इसके अलावा कई अन्य राज्य हैं जहां आप एक्टिव रहे हैं, और आप जाहिर सी बात है कि विधायक भी रहे हैं। इसके बाद आगे की जर्नी, मंत्री भी रहा हूं। मंत्री भी रहे हैं, यस ऑफ कोर्स, मंत्री भी रहे हैं आप। तो इसके बाद आगे की जर्नी क्या कह रही है आपकी? मेरी जर्नी यही है, क्या तैयारी है? देखिए, मैं सच बताऊं, राजनीतिक में हूं नहीं, आपने देख लिया होगा, क्योंकि राजनीतिक मेरा सीधा लक्ष्य है। मैंने 20 साल पहले कुछ प्रभु से मांगा कि प्रभु दोबारा नहीं आना। मैं 20 साल पहले वहां गया था, उत्तराखंड, लेकिन किसी कारण से मेरा टिकट कट गया था, तो मैं वहां से वापस आ गया। तो उस दौरान में मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी सब जगह में गया हूँ। तो मैं सोचता हूँ मेरा वो कर्ज जो है ना सब जगह का था, कहीं ना कहीं गया होगा और दाना पानी लिया होगा। और उसके बाद 20 साल बाद फिर मैं उत्तराखंड गया, और उत्तराखंड को हिंदू धर्म की तो स्वर्ग माना जाता है। जी। तो मैं ये सोच के वहां पे हूँ कि मेरा जीवन जो है ना
हमारी जो अस्थियां हैं वो गंगा में जाती है, गढ़गंगा। लेकिन हो सकता है मैया मेरे को जो है हरिद्वार में बुला रही हो। देखिए यहाँ पे भी आध्यात्म आपके अंदर इतना ये आप में शुरू से था या धीरे धीरे आता रहा? नहीं नहीं, मैं परिपक्वता के साथ मैं 7 साल की उम्र से जो ना बाबा को मानता हूँ, बाबा मोहन राम जी। वहां पे वो मंदिर बहुत लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं, और वहां पे उनने अब हमें इजाजत दी है, मन्नू को इजाजत दी है कि उस मंदिर का काम करवाए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उनने जो हमें ड्यूटी लगाई है कि भाई इसका काम कराओ। और ये अटल सत्य है जो मैं बोल रहा हूं कि मैं वहां हरिद्वार इसलिए गया हूं कि आखिरी में सब कर्ज वहीं का है, वो चुकेगा, वहां से गंगा मैया की गोद में जाएंगे और फिर इस दुनिया में नहीं आएंगे। अरे उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, और वहां कहीं नहीं जाती जी, है उत्तराखंड देवभूमि है, और वहां से आपका एक अपना नाम है, आपकी अपनी एक पहचान है। तो अब हम आने वाले वक्त में भडाना जी को कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड? वहां देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, मीडिया से बढ़ के किसी को पता नहीं होता। आप कभी वहां पे जाके देखिए, मतलब वो कभी मौका मिले किसी का, आपके आदमी को मौका मिले, तो वो एक बिगर मीडिया का आदमी बन के जाए और वहां पे पूछे कि वो लोग क्या समझते। अब हमारी 150 बस खाटू श्याम जा चुकी है वहां से, जो खाटू श्याम के दर्शन करके आई। जी जी जी। अब तो हमने बंद कर दी कि मोदी जी ने वो थोड़ा खर्चे पे वो लगाया है, तो अभी हमने बंद कर रखी है। लेकिन लोग रोज 100-200 लोग आते हैं जी, हमको भिजवाओ। मैं कि जी ये जो एक मुसीबत है ये टले, जो देश पे भारी है, फिर आपको भेजें। उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि तैयारी वहीं से है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहूंगा कि अगर उनको लगे कि मैं उनके लायक हूं, तो वो मुझे अपनी नौकरी दे, मुझे अपने काम में ले। और अगर मैं उस लायक नहीं हूं, कोई और मेरे से अच्छा है, तो उसे दे। ठीक है। भडाना जी, एक सुगबुगाहट और है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री चुन रही है बीजेपी, वो डमी मुख्यमंत्री है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी के बारे में कि डमी मुख्यमंत्री है, लेकिन कई बार जो ना हालात होते हैं, प्रदेश के हालात होते हैं, तो बीजेपी क्या किसी भी पार्टी को जो हालात होते हैं उसी के मुताबिक चुनना पड़ता है। तो हो सकता है जो उसी हालात से उनका ही फिट बैठता हो, इसलिए वो चुने जाते हैं। भडाना जी कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उम्र में, ओहदे में, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो याद रह जाती हैं। देखिए, बचपन की यादें तो यही है, मैं 7 साल की उम्र से बाबा के चरणों में जाता हूँ, और हमारे पिताजी जो है किसान थे, लेकिन फिर भी नेहरू जवाहरलाल से उनके आना जाना होता था, और यहाँ तक होता था कि अफसर उनको देख के चिढ़ते थे। अच्छा। क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी होती थी कि वो ये नहीं देखते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ तो मैं कपड़े साफ पहन लूं, जैसा होते वैसे ही चले जाते। अच्छा। तो कई बार तो वो लोग अफसरान जो है डिनाई करते हैं, नहीं टाइम नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने उनको ये बोला था अपने पीएस को, और उनको उस टाइम हम तो खैर बच्चे थे, हमें तो ज्यादा पता नहीं है, राजनीतिक वो थे नहीं। जी। वो एक किसान थे, किसान के तौर पे ही मिलने जाते थे, और उन लोगों को ये कहना पड़ा नेहरू जी को कि अगर ये रात के 12 बजे भी आए तो आप इसको मिला। मतलब इतना उनसे, जैसे उनकी आग, एक बार उनपे कहीं गाड़ी के पास बम चल गया था, तो पिताजी ने वहां पे जाके भूख हड़ताल कर दी। अच्छा। कि मैं जब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक उसका पता ना लगे जिसने बम लगाया। तो उनका लगाव था। हम तो अब सोचते हैं कि उनकी जो चिट्ठियां थी वो थी, जब कांग्रेस में छोटे वाला जब कांग्रेस में था, वो चिट्ठियां ढूंढता घूमता था उनकी, लेकिन मिलती नहीं थी। हमें तो इस बात का उस टाइम ये भी ख्याल नहीं था कि भाई हम कोई राजनीति में आएंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये जर्नी बचपन से देखी है आपने। कांग्रेस का जिक्र आपने किया, कांग्रेस के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आप कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया? देखो, आज के दिन तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा।
अच्छा, कब तक आपको अच्छे लगे? इंदिरा जी के वक्त तक, राजीव जी के वक्त तक, मनमोहन जी के वक्त तक? देखिए जी, मेरा तो वैसे ताल्लुकात नहीं रहा, भाई रहा कांग्रेस में, लेकिन मैं कभी नहीं रहा। और जहां तक मेरे सवाल है, तो मेरे को तो नेहरू जी की बात होती थी घर में, माता पिता उनकी बात करते थे, जी। तो उनसे तो लगाव था। लेकिन वो टाइम था जब बच्चे थे। अब आगे आगे जैसे आया है कि भाई कौन क्या कर रहा है, जो थोड़ी समझ है, तो उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, और कंपैरिजन अगर हम करें, कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन करें, तो भैया, क्या जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ हैं आप, लेकिन फिर भी क्या पॉइंट देखिए, मैं बीजेपी के साथ हूँ इसलिए नहीं कहता, लेकिन जब से मोदी जी आई ना, जब से आप भी देख रहे हैं जी, ये लग रहा है लोगों को कि कोई महंगाई की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, लेकिन तरक्की करने के लिए कोई ना कुछ सहना भी पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी में कांटे की टक्कर है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम अपने हिसाब से टिकटों को चुनेंगे, समाजवादी पार्टी उतने टिकट देगी या नहीं। मतलब बहुत हौच पौच है उत्तर प्रदेश में, बहुत इंटरेस्टिंग जो चुनाव है वो रहने वाला है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी एक मजबूत भूमिका में बीजेपी के सामने है? वहां पे अपोजिशन तो कोई ना कोई रहेगा ही ना। तो आज के दिन अपोजिशन में वो है भाई, और तो कोई है नहीं, क्योंकि मायावती जी भी खड़े नहीं हो रहे हैं और दूसरे भी है। हाँ। और जो है छोटे छोटे उनका कोई उचित नहीं है, तो इसलिए वो ही अपोजिशन के तो वो रहेंगे। तो मजबूती आपको नजर आ रही है, दिखाई दे रही है एक मजबूत चुनौती बीजेपी के सामने? देखिए, ऐसा है, मैंने बताया ना कि अब कोई बीजेपी के सामने कोई मजबूती नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से जी क्लीन स्वीप है। जी जी जी, क्योंकि वो सारी मेहरबानी मोदी जी की है। और जो ये अयोध्या वाला हम देख रहे हैं, अयोध्या वाले मामले को लेकर विपक्ष जो है वो पूरा एकजुट है। चाहे अरविंद केजरीवाल कह लें, आप अखिलेश यादव कह लें, मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया है। वो तो इस तरह के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर क्या सनातन को खींचने की जो नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं सुई चुभाने की कोई जगह मिल जाए। उनके पास जगह तो है नहीं। तो ये देखिए, मंदिरों में चढ़ावे आते हैं, लोग श्रद्धा से जाते हैं। अब उसको कोई चुरा ले जाए, श्रद्धा वाला तो चढ़ा के चला गया, उसके लिए तो भगवान ने यार, अब भगवान ही अगर किसी को दे रहा है, कोई चोरी करके ले जा रहा, तो उसमें पार्टी का और लोगों का क्या दोष है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये सत्ता तो बीजेपी की है, तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, करना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कड़े कदम नहीं तो वो तो होगा, वो सब कुछ होगा और बहुत कुछ होगा। मतलब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो पक्का, किसी को बख्शा नहीं। हाँ, लेकिन ये जो इस बात का फायदा जो है वो ही रहेगा, इसका फायदा किसी को कोई मिलने वाला नहीं। यानी कि सनातनी एक बार फिर से बीजेपी के साथ। बीजेपी। तो भंडारी जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए हमें। धन्यवाद आपका कि आपने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आके अपना टाइम दिया, मैं आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो आज की पॉडकास्ट की कड़ी में हमने भंडारी जी से बहुत सारी बातें की, उनके राजनीतिक सफर की और बीजेपी से जुड़े मुद्दों की भी। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। पॉडकास्ट की कड़ी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक नमस्कार।